नमस्कार। क्या कहते हैं देश के टॉप वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल? आज समझेंगे किधर जा रहा है महाराष्ट्र, किस तरफ जा रहा है झारखंड। क्या कहते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार? सरकारी एग्जिट पोल छोड़िए, देश के टॉप वरिष्ठ पत्रकारों के एग्जिट पोल से समझिए कि होने क्या जा रहा है। हमारे साथ आज अशोक वानखेड़े सर हैं, अमिताभ सर हैं, मयूर जानी सर हैं, पुष्पेंद्र सर हैं, साथ ही साथ भरत जी हैं। अशोक सर, सीधा सवाल, किधर जा रहा है 288 सीटों वाला महाराष्ट्र? क्या कहता है आपका एग्जिट पोल? सीधा जवाब प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र का मेरा एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, ऐसा कम से कम मुझे मतदान के बाद दिखाई दे रहा है जी। तो ये महाविकास आघाड़ी को इतना जबरदस्त हम देख रहे हैं कि लोगों का जोश है महाविकास आघाड़ी की तरफ। आपको क्या लग रहा है, प्लस पॉइंट क्या है महाविकास आघाड़ी का? लोकसभा के निर्णय के बाद जो उत्साह लोगों में था और उसके बाद जो एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त अटैक करके अपना ग्राउंड गेन करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। कई दांव उनके उल्टे पड़ गए, कटेंगे तो बटेंगे, ये उसने डैमेज किया। मोदी जी, अमित शाह जब जब महाराष्ट्र में आए, बीजेपी का वोट कमजोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, इनके बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे के लोग काटते गए। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण, जो खासकर मराठवाड़ा जो क्षेत्र है, वहां जरांगे पाटिल ने अपने उम्मीदवार ना उतारने के कारण महाविकास आघाड़ी को बल मिला। जो लगता था कि यदि जरांगे के उम्मीदवार आते तो वोट बंटवारा होता मराठों का, ऐसे में बीजेपी वहां फायदे में होती। बीजेपी ने वहां 10 से 12 उम्मीदवार जो है मराठवाड़ा में मराठा उतारे। उसके बावजूद मराठवाड़ा में मुझे वही लोकसभा रिपीट होते हुए दिखाई देता है। मराठवाड़ा में एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा में उनको। हाँ, विधानसभा में ऐसा नहीं कहता कि एक भी नहीं मिलेगी, लेकिन जहां बीजेपी का एक जमाने में अच्छा खासा वर्चस्व था, वहां वो मार खाती हुई दिखाई देती है। विदर्भ की बात करूं तो विदर्भ में 62 सीटें है और विदर्भ ये कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन कुछ सालों में वहां शिवसेना और बीजेपी ने भी अपना वजूद बनाया। लोकसभा में 10 में से मात्र 3 सीटें उनके पास आ गई और उन 3 सीटों में एक नागपुर की जो गडकरी की अपनी है, अकोला की सीट जो आई वो मात्र आंबेडकर जी की वजह से। प्रकाश आंबेडकर वहां 1 लाख वोट लेके गए, इसलिए चंद हजार वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार जीता। और बुल्ढाना की सीट जो थी वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जीती, क्योंकि वो गलती शिवसेना की थी, उन्होंने उम्मीदवार गलत दिया था सब लोगों के कहने के बावजूद। लेकिन थोड़ा बहुत जो गेन उन्होंने किया था लोकसभा में, जो उनकी एक पकड़ थी नॉर्थ, जो धुलिया, जलगांव, भुसावल क्षेत्र में, वहां पे जो कार्य कर रहे थे एकनाथ खड़से, उन्होंने जलगांव जिले की दोनों लोकसभा सीट उन्होंने बीजेपी को दिलवाई। 11 की 11 विधानसभा में बीजेपी को भारी बढ़त थी लोकसभा के चुनाव के हिसाब से बोलूं तो। लेकिन जिस आदमी ने ये पूरा एक्सरसाइज किया, उसको दिल्ली में तो बीजेपी में प्रवेश दिया, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रवेश मना कर दिया। आखिर वो फिर राष्ट्रवादी यानी शरद पवार के साथ चले गए। उनका जाना ये विधानसभा में एक इंपैक्ट करेगा। मुंबई 2 शिवसेना के बीच में बटेगी, लेकिन वहां पे जो इंटरेस्ट बीजेपी ने दिखाया वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को डैमेज कर रहा है। न्यू मुंबई में आप देखेंगे तो जो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, ठाणे और कल्याण मुंबई, वहां पे गणेश नाइक जैसे जो सीनियर बीजेपी के कद्दावर नेता है, उसके खिलाफ एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवार उतारे। तो ये जो आपस में जो महायुति यानी एनडीए गठबंधन में जो आपस में टकराव था, उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ा। पैसा बहुत चला महाराष्ट्र के चुनाव में, मैंने ऐसा पैसा कभी चलते हुए नहीं दिखाई दिया। लेकिन वोटर इतना इंटेलिजेंट हो गया है, खाता किसका है, पिता किसका है, पैसा किसी का पॉकेट में रखता है और वोट उसी को देता है जिसको उसको देना है। अशोक सर, पैसे और अब ये फ्रस्ट्रेशन इतना लेवल पे असर कितना करता है? क्या बहुत असर करता है? क्योंकि मैं शुरू से देख रही हूँ आप कह रहे हैं कि पैसा बहुत चला। अभी ये सवाल मुझे 1 महीना पहले सांगली में एक कार्यक्रम में, जिस कॉलेज का कार्यक्रम था जिसमें मैं भी था, शरद पवार जी भी थे, तो पवार साहब ने जब मुझसे अलग से बात करनी चाहिए और जब हम दोनों बैठे तो पवार साहब ने हमें कहा कि आपका क्या आकलन है। मैंने बोला आप लोग अच्छे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सभी सेक्टर में अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जहां पैसा आएगा वहां क्या करेंगे, वहां मार खाएंगे। तब मैंने उनको एक पूछा था कि क्या बारामती में लोकसभा में पैसा नहीं चला? बारामती में जितना लोकसभा में पैसा खर्चा हुआ शायद किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, इसके बावजूद आप जीते। उन्होंने कहा कि बारामती बात अलग है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में
मैंने कहा कि ये तो आपको आपको देखना है कि आप इसको कैसा लोगों के जहन तक ले जाते हैं। देखिए, पैसा लोग लेते हैं चुनाव में, पैसा पहले भी चलते आ रहा है, इस बार पैसा ज्यादा चलेगा, लेकिन वो पैसा कितने दिन चलेगा? आज प्रधानमंत्री बोल के गए कि सोयाबीन 6,000 रुपए की मैं एमएसपी घोषित करता हूँ। किसान को मिल कहाँ रहा है 6,000? जब मैं घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि मैंने 4100 में बेचा, कोई कहे मैंने 4,000 में बेचा, क्योंकि 6,000 का खरीदार आने तक किसान यदि घर बैठा रहा सोयाबीन लेके तो भूखा मरेगा। उसका तो एक साइकिल चलता है, क्रॉप आया, मार्केट में बेचा, लोगों की पुरानी उधारी दे दी और नई उधारी शुरू हो गई। सर एक ऐसा चक्र है आप इकोनॉमी का। सर आपने शुरुआत में एक चीज कही कि बटोगे तो कटोगे का जो है फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक हो तो सेफ हो और बटोगे तो कटो, इसी पर तो पूरा महाराष्ट्र का चुनाव बुना है। अगर वही फेल हो गया तब तो भारतीय नहीं, जनता पार्टी। भरत जी, आपको याद होगा ये शुरुआत उन्होंने की थी, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, हम एक है तो सेफ है। उसके बाद इसका निगेटिव इंपैक्ट हो गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की नेगेटिव कैसे तासीर हुआ? उत्तर प्रदेश की नहीं है, और उसका अपोज किसने किया? सबसे पहले अजित पवार ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके बाद अशोक चौहान ने आवाज उठाई, उसके बाद मुंडे ने पंकज आवाज उठाई, मुंडे। हाँ, तो लगातार भाजपा के अंदर से ही इसको वो होता आ रहा है, अपोज होता आ रहा है। तो फिर उनको ये समझ में आ गया कि ये अब यहाँ पे भगवाकरण नहीं चलेगा। हिंदू और मुसलमान नहीं चला है सर। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भगवाकरण नहीं चलता। महाराष्ट्र में जब भी बीजेपी आई वो हिंदुत्व के नाम पे नहीं आई। शिवसेना का अस्तित्व ही मराठी अस्मिता पे टिका हुआ था। शिवसेना ने बाद में हिंदुत्व का कार्ड किया होगा, लेकिन शिवसेना का जन्म मराठी अस्मिता के लिए हुआ। लेकिन जब एनडीए और इंडिया के गठबंधन की लड़ाई होती है तो वहां पे मराठी अस्मिता वर्सेस गुजराती अस्मिता होती है। गांव गांव में आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये गुजराती हमारे प्रोजेक्ट लेके चले गए, हमारे बच्चे का मुंह का निवाला छीन लिया, हमारी नौकरियां गुजराती खा रहे। ये जो नरेशन गांव में सेट करवाने में विपक्ष जो सक्सेस रही विपक्ष की, उससे बहुत बड़ा एक तो दूसरी बात है, महाराष्ट्र में ओबीसी और पिछड़ा एक मतदाता है, और जो डीसीसी होता है। आपने संविधान को कहा कि संविधान के नाम से गलत प्रचार कर रही थी विपक्ष। संविधान हम कई संविधान की इन्होंने 5 लाख कॉपी बांटी, लेकिन जब संविधान को इन्होंने कहा कि ये नक्सली किताब है, अर्बन नक्सल है, अर्बन नक्सल, तो विपक्ष ने इसका नरेशन बदल दिया। विपक्ष ने यह बोलना शुरू कर दिया वहां पे कि ये आंबेडकर जी को अर्बन नक्सल कह रहे हैं, संविधान को अर्बन नक्सल कह रहे हैं, ये तो संविधान को पहले से गाली दे रहे। ये जब नरेशन सेट होने लगता है, क्योंकि संविधान ये बंद कर रहे हैं, ये नरेशन लोगों के मन में बैठा था। दूसरी बात, इस लाल किताब को अर्बन नक्सल बोल के उन्होंने और गुड़ गोबर कर दिया। तो वो जो मैसेज गांव तक गया, उस मैसेज ने कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर सवर्णों की पार्टी घोषित कर दी। आपस में कोऑर्डिनेशन ना होना, गठबंधन सिर्फ नेताओं का नहीं होता। गठबंधन जब तक नीचे वोट ट्रांसफर नहीं होते तब तक नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव के बाद ये बाकायदा इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि हमारा वोट ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाया एक दूसरे का, इसीलिए हम हारे। विपक्ष ने नरेशन गलत कर दिया था आरक्षण को लेके, इसलिए हम हारे। तो फिर आपके पास समय था, फिर आप एक दूसरे के खिलाफ आप स्टेटमेंट दे रहे हो। एकनाथ शिंदे के मंत्री कह रहे हैं कि हम अजित पवार के साथ बैठते तो हमको उल्टी आती है। अजित पवार के जो राइट हैंड है सुनील तटकरे, वो इस महायुति के लिए यानी एनडीए गठबंधन के लिए कैंसर है, ये शब्द डालते हैं। दूसरी तरफ अजित पवार के लोग एकनाथ शिंदे को गाली देते हैं। एकनाथ शिंदे और शरद पवार मिलकर मराठा आरक्षण चलाते हैं। मराठा आरक्षण के जो नेता है जनांगे पाटिल, रोज सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को गाली देते हैं, और एकनाथ शिंदे के लोग अजित पवार को टारगेट करते हैं। तो सर तो क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैंड इन ग्लोव्स थे? ये जो मल्टी लेयर कंफ्यूजन था। दूसरी ओर स्थिति को दोहरा पाएगी सर बीजेपी पिछली वाली अपनी स्थिति को? नहीं, बीजेपी मुझे लगता है 170 180 तक बीजेपी आ गई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 70 और 80, 170 नहीं, 70 और 80, तीन फिगर में बीजेपी जाना इम्पॉसिबल है। ये तीनों मिलके 3 फिगर में चले जाए, ये उनका अचीवमेंट होगा। बहुत नीचे आ रही सर इस हिसाब से। तो पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी 100 पार अकेले ही थे। तो देखिए, ऊपर नीचे तो चलता रहता है। हम दिल्ली में बैठे हैं भरत जी, बीजेपी 2 सांसदों पे थी।
हाँ। और 300 पार आ गई थी। तो ये तो नरेशन है लोगों का, उस समय का चीजें है। आज सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र में हिट करता है वो किसान है। इस बार चने की फसल अच्छी आ गई थी, लेकिन फिर खबर आ गई कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा चना इंपोर्ट हो रहा है। सोयाबीन की फसल आती है तो अडानी सेठ के लिए तेल इंपोर्ट होता है, तो सोयाबीन डाउन होता है। कपास का मिनिमम प्राइस मतलब 8,000 रुपए पर क्विंटल पे कपास की लागत निकलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। कपास का सौदा ही ओपनिंग का 5,000 पे हुआ, 6,000 पे कपास है, तो 2,000 लॉस पे। लेकिन किसान का प्रॉब्लम है, वो घर पे कपास नहीं रख सकता। महाराष्ट्र की गलती से भी राजनीति कोई किसानों के चिंगारी लग गई आसपास। तो पूरा घर जल जाता है। जी जी, तो किसानों के कपास आसपास उसको मयूर। बेचना ही है, चाहे 5,000 मिले, चाहे 4,000 मिले, चाहे 3,000 मिले। मयूर जानी जी भी हैं सर हमारे साथ, महाराष्ट्र को बहुत करीब से देख रहे हैं, इस बार पूरा चुनाव एकदम ग्राउंड पर उतरकर कवर कर रहे हैं। मयूर जानी जी, क्या देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में? वानखेड़े सर 70-80 के आसपास जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रज्ञा जी के कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित होने का मौका मिला है आप सबके साथ। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मुझे अब इस बार इस स्थिति में मुझे 2022 का गुजरात का दृश्य याद आता है। गुजरात का दृश्य वो था, अंत तक जो भारी था दिखाई दे रहा था, वो कांग्रेस बीच में कहीं थोड़ी बहुत आप थी, फिर लगातार कांग्रेस बहुत भारी थी। फिर रिजल्ट आया, 156 सीट ले गई बीजेपी। मतलब 2002 के दंगों के बाद, जहां पे नरेंद्र मोदी साहब को हिंदू हृदय सम्राट घोषित कर दिया गया था, उन्होंने पूरे राज्य में उकसाने वाली गुजरात गौरव यात्राएं निकाली थी। उसके बाद भी वो 121 सीट से ऊपर नहीं जा पाए थे, और इस 2022 में पता नहीं कैसे वो 156 जीत गए, है ना। तो वो परिणाम बहुत विपरीत आया उसका। लग रहा है मुझे, मैं सबसे सुन रहा हूं, जो जानकारी भी इकट्ठा कर रहा हूं, लग ये रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव साहब की शिवसेना, वो सरकार बनाएगी। अब जो लग रहा है वही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल इतना इलॉजिकल हो रहा है जमीन पर मामला, जिसका कोई कारण मिलता नहीं, जो हरियाणा में देख चुके हैं। वो तो देखिए कि एग्जिट पोल आते कुछ और हैं, होता कुछ और है, इसीलिए हमने वरिष्ठ पत्रकारों का ये पैनल बिठाया है, और जो लोग जमीन पर देख रहे हैं उनको बिठाकर ये जानकारी वो जो दे रहे जमीन हैं पे कि दिख रहा है ना भरत भाई, हो सकता है। जमीन पे जो दिख रहा है वो बिल्कुल ये है कि भाऊ ने आंकड़ा दिया है 70-80 का। मैं आंकड़े में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं उतना सटीक नहीं कह पाऊंगा, मैं दूर से थोड़ा देख रहा हूँ। लेकिन मुझे इतनी समझ पड़ रही है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इनकी सरकार जमीन पे जो दिख रहा है वो तो बनती हुई दिखाई नहीं देती। किसकी? महायुति की। बदलाव आपको, बदलाव आपको दिख रहा है। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, अभी आप नहीं आए थे, उससे पहले अशोक सर बोल रहे हैं कि बटोगे कटोगे तो उल्टा पड़ रहा है, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, गुजरात एंड कंपनी, उत्तर प्रदेश एंड कंपनी, सबने या तो बटोगे कटोगे, या तो एक रहोगे तो एक सेफ रहोगे, कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, और वो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संविधान का मुद्दा कितना आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है? और वहां पर जिस तरीके से मूर्ति टूटी थी चुनाव से ठीक पहले, जिस मूर्ति का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था शिवाजी की, वो टूटकर बिखर गई, और उसके बाद बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाने की बात कही जा रही थी। तो अब जब सब कुछ निपट गया है, तब आप अब आज महाराष्ट्र को एग्जिट पोल आने के बाद कैसे देख रहे हैं, प्लीज बताइएगा। म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए भरत जी, जो महाराष्ट्र के हालात हैं, वो आपने उस नारे का जिक्र किया, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये दोनों ही नारे हिंदू मुसलमान के लिए। लेकिन आप जरा क्रोनोलॉजी को देखिए, बटोगे तो कटोगे नारे को बीजेपी ने ही ध्वस्त किया, लेकिन एक सप्ताह तक कम से कम चलाया। वो अजित पवार ने आलोचना की, पंकजा मुंडे ने आलोचना की, और उसके बाद मोदी जी का नारा आ गया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये इस नारे को किसने ध्वस्त किया? कल राहुल गांधी की जो मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो उस सेफ में से कौन निकला? अब वो सेफ के दो अर्थ हो गए, राहुल गांधी ने जो विश्लेषण किया, एक सुरक्षित और दूसरा तिजोरी।
जी। तो दोनों एक है, सुरक्षित है और तिजोरी भरी हुई है, तो दोनों की बैंड बज गई। उस नारे की, योगी जी के नारे को मोदी जी ने पीट दिया और मोदी के नारे को राहुल गांधी ने पीट दिया। और अंततः बात कहां पहुंच गई? बात पहुंच गई अडानी साहब पर। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये चुनाव एक स्तर पर महायुति बनाम एमबीए नहीं है, ये चुनाव राहुल गांधी बनाम अडानी है। महाराष्ट्र का पूरा चुनाव। एक तरफ जो अडानी को लगातार एक्सपोज कर रहा है वो व्यक्ति है, दूसरी तरफ अडानी साहब का पूरा स्टेक लगा। ये अब भाऊ ज्यादा बेहतर बताएंगे महाराष्ट्र के विषय में कि ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है कि अडानी साहब लड़ रहे हैं, किसका स्टेक दांव पर है। तो बेसिकली जो चुनाव है वो अडानी साहब लड़ रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है पहले और चुनाव में दोनों, वो थोड़ा सा चुनाव में पेच पैदा कर रहा है। बाकी अगर आप जन विश्वास की बात करिएगा, लोगों की बात करिएगा, नैरेटिव की बात करिएगा, तो उसमें महाविकास आघाड़ी एक केस है, 2 कदम आगे खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो जहां से देख रहा है, जो जमीन पर है, वो ज्यादा बहबूत तो उसको भी देख रहा होगा कि 2000 रुपए में वोट बिक रहा है कि 10,000 में बिक रहा है, या वोट कितना कटा है, लिस्ट में किसका नाम गायब है। और जो अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग हैं, जो उस दिन पत्ते खेलते हैं चुनाव मतदान के दिन, उनके लिए सहूलियत बनी रहे, इसलिए ठीक नीचे मतदान केंद्र बना है, वहां छाया भी होगी, पानी भी होगा, ताकि आप केवल लिफ्ट से उतरे, वोट डालें और चले जाएं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, इसमें क्या खेल हो रहा है। और एक पार्टी इसमें चुनाव आयोग भी है। साहब मोदी जी कुछ भी बोले, योगी जी कुछ भी बोले, कोई चुनाव आचार संहिता नहीं है। बावजूद इसके जो लोग हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता भी काम कर रही है। सारी की सारी कंपनियां उठा करके आप गुजरात शिफ्ट कर गए। शिवाजी महाराज की आपने बात की, शिवाजी महाराज आइकॉन है महाराष्ट्र के। एक तरफ तो आपने शिवसेना तोड़ी और फिर एनसीपी तोड़ी, तो वहां गद्दारी को माफ नहीं किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में गद्दारों को कतई माफ नहीं किया जाता है। तो वो भी है। और उद्धव ठाकरे ने लास्ट में जो इमोशनल कार्ड खेला कि हमें नकली बेटा कहने वाले लोग जो नाक रगड़ रहे थे हमारे घर आकर के, मोदी जी के यहां गए, वो सिर्फ हमको अपमानित नहीं कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे को भी अपमानित कर रहे हैं, मेरी मां को भी अपमानित कर रहे हैं। और फिर जो उद्धव ठाकरे ने अटैक किया, वो मुझे लगता है कि जमीन पर गया है, और महाराष्ट्र की जो अस्मिता है वो काम करते हुए दिख रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि जहां अडानी साहब का सीधा स्टेक हो, वहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि चीजें वहां कैसे चल रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जमीन तो एमबीए के पक्ष में है। प्रकाश अम्बेडकर क्या करेंगे? एक चीज जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब एग्जिट पोल का समय है, वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के बाद हम लोग बैठे हुए हैं। जनता ने इस बार जो वोट किया है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटें हैं, अभी आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में जनता ने किस विषय पर वोट किया है? क्या 6 पार्टियां थी, पहले 3 थी, 3 से 6 हो गई, आपस में टूट कर बाहर आई? क्या इस मुद्दे पर ज्यादा वोट हुआ है कि शिवसेना को तोड़ दिया गया, इसलिए शिवसेना समर्थक ज्यादा कायदे से वोट कर रहे हैं, एनसीपी टूट गई इस वजह से वोट कर रहे हैं भावनात्मक उसमें कि हमें शरद पवार के उसमें वोट देना है, या फिर हिंदू मुसलमान के उसमें वोटिंग हुई है कि भाई यहाँ बटोगे कटोगे नहीं चलता है, इस वजह से हम वोट कर रहे हैं? जनता सबसे ज्यादा प्रभावित सर किससे आपके हिसाब से दिखाई दी है? क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव भाऊ ने भी कहा कि खिचड़ी हो गया है, 6 पार्टियां हैं, किधर लड़ रही हैं। आज के पहले तक अशोक सर ने कभी स्वीकार नहीं किया कि किधर जा रहा है, लेकिन आज पहली बार अशोक सर ने ये वर्डिक्ट दिया है कि हाँ मैं ये महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रहा है। हाँ, नहीं, चुनाव तो इसमें कोई तो राय नहीं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ है,
लेकिन मैंने वो भी लगाया ना कि आप ये भी देखना है कि उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं, तो उनको सर प्लीज समझाइएगा, आप तो प्रोफेसर हैं, आप और बेहतर तरीके से समझाएंगे। उत्तर प्रदेश में वोटिंग होती है, हिंदू मुसलमान के ऊपर वोटिंग हुई भाई, एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, एक समाजवादी पार्टी का, एनडीए हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग जो देख रहे हैं, पहले एनसीपी थी, फिर 2 एनसीपी हो गई, पहले शिवसेना थी, फिर 2 शिवसेना हो गई, फिर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसके अंदर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जनता की वोट देते समय मनोस्थिति क्या रही होगी सर, उसको थोड़ा विश्लेषित कीजिएगा प्लीज। देखिए, हिंदू मुसलमान तो कार्ड लोकसभा में ही खत्म हो गया था। जब अयोध्या में बीजेपी चुनाव हारी तभी ये तय हो गया कि नहीं अब ये नहीं चल सकता है। लेकिन जाति की पॉलिटिक्स बीजेपी करती रही है, वो इस चुनाव में भी उसने कोशिश की है कि वो वही करे। लेकिन संविधान का जो इशू है, खासकर के दलितों के बीच में, जो अम्बेडकराइट तबका है उसके बीच में, बुद्धिस्ट तबका है उसके बीच में, जो महार वहां पे है, प्रकाश अंबेडकर को भी उतनी विश्वास नहीं मिलते हुए दिख रहा है जितना राहुल गांधी के उस संविधान बचाने की मुहिम में दिखाई पड़ रहा है। तो वो चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संविधान का इशू बना है, लेकिन वो खास तबके में, इसमें खास करके जो दलित है या जो आपका माइनॉरिटी है और कुछ ओबीसी में भी। दूसरी तरफ मराठी अस्मिता का भी इशू बना है। कई मुद्दे हैं इस चुनाव में, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मुसलमान, तो बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान का असर अगर आप देख सके तो उन क्षेत्रों में हो सकता है कि दिखाई पड़ रहा हो जहां पे मुस्लिम आबादी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन बहुत कुछ करते करते भी ये चीजें नहीं बनी है, जमीन पे कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं है। अगर रिएक्शन होते हुए देख रहे होते तो पंकजा मुंडे को ये नहीं कहना पड़ता कि नहीं बटेंगे कटेंगे यहां नहीं चलेगा। तो वो चीजें नहीं है बिल्कुल। महंगाई का इशू है, किसानों का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है सीधे तौर पर, चाहे वो आपका विदर्भ हो, मराठवाड़ा, ये इलाका हो। और इसमें गुजराती बनाम मराठी का भी इशू है। तो इस वजह से आप अगर देखिएगा व्यापक तौर पर कि कई मुद्दे एक साथ, लेकिन महाविकास आघाड़ी में 3 छत्रप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चेहरे बड़े हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, इधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हैं, उन्होंने संभाला हुआ है मोर्चा। तो ये आपको वोट में तब्दील होते हुए दिख रहा है। वो चीजें हैं, वो सामने है कि ये आ रही है चीजें। और इसलिए मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं वो महाविकास आघाड़ी की तरफ झुकती हुई दिख रही हैं। लेकिन वो कितना फासला होगा और कितना खेल होगा ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। अमिताभ सर, आपको झारखंड किधर जाता हुआ दिख रहा है? ये 81 सीटों वाला राज्य झारखंड किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? आपका अनुमान क्या है अमिताभ सर? देखिए, महाराष्ट्र के बारे में हमारे साथियों ने जो बताया, मुझे लगता है उनकी राय, मतलब मैं जो कहना चाहता था महाराष्ट्र के बारे में लगभग वही राय उनकी है और मैं उस राय से सहमत हूँ मोटे तौर पर। आपने झारखंड के बारे में मुझसे पूछा, मुझे लगता है झारखंड में भी बीजेपी का जो कैंपेन है, जिस तरीके से उन्होंने उसको मतलब कहना चाहिए घुसपैठिया और जाने क्या क्या सारी बातें उन्होंने कही, हेमंता विश्व शर्मा से लेकर तमाम सारे लोग वहां जिस तरीके से जुटे और जिस तरीके से वहां पर भी जो है बटेंगे तो कटेंगे वाला स्टाइल में जो है चीजें करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने एकदम जिस तरह से दमखम के साथ चुनाव लड़ा है, हालांकि ये बात कही जाती, बड़े तौर पर ये बात कही जा रही है कि हो सकता है झारखंड में इस बार जो है कुछ उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। शुरू से बात कही जा रही है कि साहब झारखंड जो है वो बीजेपी जीत सकती है और महाराष्ट्र जो है वो महाविकास आघाड़ी यानी कि जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जो टीम है वो जीत सकती है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव जैसे यहाँ महाराष्ट्र में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो जैसे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई जब योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे थे और जिस तरीके से वहां एक माहौल बन रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया वो पोलराइजेशन जो है वो न्यूट्रलाइज होता गया, जिसको अशोक जी ने भी कहा, रविकांत जी ने भी कहा और मयूर जी ने भी कहा। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि झारखंड में जो, और देखिए मुद्दा बेसिकली
जो है, अगर आप देखें पैन इंडिया तो मुद्दा प्रज्ञा बेरोजगारी का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है और लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, किसानों की समस्या है, वहां जो लोगों को, और ये देखिए जो आप इसको ये समझिए कि जैसे महाराष्ट्र में जो शिंदे साहब की सरकार है, यानी महायुति की जो सरकार है, उसने जो लाडली बहन स्कीम और तमाम सारी चीजों से जिस तरीके से पैसा देना शुरू किया, लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है 1500 रुपए दे रहे हैं तो उससे कुछ होगा। तो झारखंड में पहले से ही क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन जो है वो इसके लिए इस दांव को आजमा करके तैयार बैठे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने राज्य के मतदाता के लिए क्या कहते हैं खजाना खोला है, जिस तरीके से वहां पर स्कीम लॉन्च किए, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और दूसरी बात ये भी समझिए कि जिस तरीके से वहां का जो एक आदिवासी मतदाता है, उसने जिस तरीके से देखा था कि भाई हेमंत सोरेन को किस तरह से जेल में डाला गया, क्या कुछ हुआ उनके साथ में, किस तरीके से जीएमएम को तोड़ने की कोशिश की गई और अंततः आप चंपई सोरेन को लेकर के चले गए। चंपई सोरेन जो है और सीता सोरेन को, तमाम सारे लोगों को आपने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो जो है वो आपका जो पूरा आर्सेनल था, यानी जो आपके पास पूरा जो एक जखीरा था, जो भी आपके हथियार थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावी दिख नहीं रहे। मैं फिर भी मैं थोड़ा एक कहना चाहिए कॉशियस अप्रोच लेते हुए मैं ये मानूंगा कि हाँ ये ठीक है, वहां चुनाव जो है इस तरीके से बीजेपी ने बहुत एग्रेसिवली लड़ा है, और चूंकि वहां पर एक सरकार है जेएमएम की और कांग्रेस की, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता ही रहता है हर सरकार के साथ में, तो उसका कहीं ना कहीं असर आपको दिखाई दे सकता है मतदान में। लेकिन और मतलब जो हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं उसमें अनुमानों में भी और 23 तारीख के नतीजों में भी हो सकता है उसका एक रिफ्लेक्शन हो, लेकिन फिर भी मेरा अपना अनुमान ये है कि वहां पर एक चीज ये रही कि एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर था ही था, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये एक नैरेटिव बनाया गया, एक नैरेटिव लोगों के बीच, खासतौर पर आदिवासी समाज के बीच में, कि एक आदिवासी समाज का बेटा जेल में गया और उसको इतना प्रताड़ित किया गया, ईडी के जरिए प्रताड़ित किया, पोस्टर्स भी वहां पर लोगों तक पहुंचाए गए। तो आपको क्या लगता है कि ये नैरेटिव कि आदिवासी समाज का बेटा जेल भेजा गया, मोदी ने जेल भेजा, ये नैरेटिव क्या एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ता हुआ दिखा? देखिए ये थोड़ा मतलब अनुमान लगा पाना ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, जैसा मैंने भी कहा, आपने जो बात कही उसको मैंने इसीलिए इशारों में कहा कि हाँ ये एक जो हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया था उसका कहीं ना कहीं वहां के मतदाता पर असर होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन वहां जिस तरीके से आदिवासियों के नेता बनकर उभरे थे और जिस तरह से सरकार चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके भेजा गया और बाद में उनको कोर्ट से जमानत की, और कोर्ट ने जो जमानत के कारण दिए जिस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं साफ निकल करके आया कि ये एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा था। तो वो जो है वो मैसेज जो है कितना डाउन लाइन कन्वे करने में कांग्रेस और जेएमएम कामयाब रहे हैं, ये एक लास्ट मोमेंट पर जो आपका चूंकि सेकेंड फेज का जो पोल होना है, जो हुआ है, उसके बाद जो है उसके में कितना कन्वर्ट होता है ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो जिस चीज को बीजेपी ने कोशिश की थी कि वो जैसे वो वहां के जो एक कांग्रेस के नेता का जो बयान है कि हम गैस सिलेंडर देंगे, उसमें उन्होंने घुसपैठियों का भी नाम लिया, उसको जिस तरीके से बीजेपी ने उछालने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा कट अक्रॉस किया होगा जो वहां की पॉपुलेशन है उसके साथ में। और कहीं ना कहीं जो वहां का वोटर है उसको ये बात समझ में आ रही है जो आपने कहा, जो चूंकि हम अस्मिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मराठी अस्मिता का जिस तरीके का सवाल उठ रहा है, उसी तरह से वहां का जो आदिवासी समुदाय है उसके लिए ये बात है कि हाँ भाई ठीक है, आपने हमारे बीच के एक आदमी को, देखिए बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिशें बहुत की। देखिए आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि चुनाव झारखंड में हो रहा है और दिल्ली का सराय काले खां जो है वो उसको उसका नाम बिरसा मुंडा कर दिया जाता है ना, वहां जो संघ है। तो ये आप छोटी मोटी ट्रिक्स करते हैं, ऐसा है कि वोटर इसको समझता है, ऐसा नहीं है, ये वोटर समझता है कि आप वहां 10 साल से बैठे हैं और आपको अचानक जो है चुनाव के एक हफ्ता पहले जो है आपको याद होता है कि नहीं इसको बिरसा मुंडा के नाम कर दिया जाए तो शायद कुछ जो है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो है कुछ वोट जो है वो आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। हो सकता है आपको कुछ जो है वो फ्लोटिंग वोट जो है थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन कुल मिलाकर के जो मतदाता अपना मन बना चुका होता है वो मतदाता जो है वो जहां उसको मन देना होता है वहां के लिए होता है। मैं फिर भी यह कहूंगा कि झारखंड में स्थिति जो है वहां पर बीजेपी ने जिस धमखम के साथ चुनाव लड़ा है और क्या नाम है जिस तरीके से प्रचार किया है नकारात्मकता के साथ में, उसका हो सकता है कहीं ना कहीं असर रिफ्लेक्शन में दिखाई दे, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव वहां कांटे का है और झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां प्रचार किया और वहां पर भी उन्होंने वही संविधान की बात कही है, वहां पर भी उन्होंने वही अंबानी अडानी का मुद्दा उठाया है, सारी बातें जो वो सब जगह उठा रहे हैं, कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने सारे मुद्दे उठाए हैं। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि
रूरल डिस्ट्रिक्ट की बात महाराष्ट्र में कही जा रही है, वो चीजें वहां यानी झारखंड का जो किसान है उसके लिए वही समस्या है, उसके लिए भी खेती किसानी के मुद्दे हैं, उसके लिए महंगाई का मुद्दा है, उसके लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके लिए भी जो है वो ये चीजें हैं कि हाँ कैसे अपने इस माहौल में, जिस तरह माहौल में हम जी रहे हैं, और खासतौर से एक नेगेटिव कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है खासतौर से कम्युनल लाइंस पर, उसके बीच में होते हुए किस तरीके से अपने आप को बचा के रखें, ये एक मुद्दा वहां के वोटर के लिए भी है। तो वो कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाएगा, मुझे लगता है। जी भरत जी कुछ पूछना चाह रहे थे हाँ प्रज्ञा जी, झारखंड के बारे में, क्योंकि मैं 10-15 दिन वहां रहा हूँ, इसलिए झारखंड के बारे में 2-3 चीजें मैं भी कहना चाहूंगा। झारखंड में कुछ इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्व शर्मा को लाकर झारखंड में गलती की, ऐसा मुझे लगता है। झारखंड में इससे पहले रघुवर दास की सरकार में हज हाउस वगैरह का निर्माण किया गया था। वहां के मुसलमान थोड़ा सा इधर उधर थे कि रघुवर दास ठीक हो सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी इसको लेना देना नहीं, रघुवर दास ठीक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने एक लाइन खींच दी, और वो लाइन थी घुसपैठियों वाली। वो लाइन थी कि बांग्लादेशी यहाँ आ जाएंगे, आपकी बेटियां ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही कुछ कहा वहां जाकर। उसने झारखंड के मुस्लिम समाज को बिल्कुल एक तरफ करके खड़ा कर दिया है। ये हेमंत बिस्व शर्मा ने कर दिखाया है कि जो मुस्लिम भाजपा में जा सकता था उसको एक तरफ कर दिया है। अब एक छत्र मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ जेएमएम को जाएगा, या कांग्रेस को जाएगा, या तेजस्वी यादव की पार्टी को जाएगा झारखंड के भीतर। दूसरी बात, जी सर, अशोक सर आ रही हूँ। ये अशोक बस सर बोलिए। नहीं भरत जी, आप बिल्कुल ये कह रहे हैं। इसका एक और एंगल भी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस हिसाब से पूरा इलेक्शन हैंडल किया, चुनाव, उससे राज्य इकाई को बिल्कुल अलग छोड़ दिया। राज्य इकाई को पता ही नहीं चल रहा था कि राज्य में हो क्या रहा है, कैंपेन क्या हो रहा है। राज्य इकाई को अलग छोड़ के पूरा फोकस हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या भरोसे था। इससे जो आपके फुट सोल्जर होते हैं, जो बूथ लेवल पे काम करने वाले, जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, जिले के इकाई के, पंचायत की इकाई के, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गए। ये भी एक रिपोर्ट थी मेरे पास, बस उसमें ऐड करने के लिए बोला, सॉरी जी। सर उसके आगे प्रज्ञा जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं 10-15 दिन घूमा हूं, इसलिए मैं वो बता देना चाहता हूं, कुछ बातें निकल रही है। दूसरी ये कि हेमंत सोरेन की पार्टी बैकफुट पर हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से झारखंड का चुनाव जीत सकती थी, लेकिन फिर गलती करते हैं नरेंद्र मोदी। जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भिजवाकर, ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी। जब रिजल्ट आएगा तब भी आप देखिएगा, चाहे परिणाम इधर हो या उधर हो या कुछ मार्जिन से उधर हो, आप देखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि जिस झारखंड में मुख्यमंत्री आज तक एक रघुवर दास को छोड़कर कोई 5 साल का कार्यकाल प्रज्ञा जी नहीं पूरा कर पाया है, उस झारखंड के भीतर अगर जेएमएम दोबारा रिपीट होती है तो इसमें नरेंद्र मोदी जी की बड़ी गलती साबित होगी। और ये भावनात्मक लहर आदिवासी समाज के भीतर है कि उनके अपने बेटे को चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया, जो आप कह रही थी। तीसरी बड़ी चीज ये हुई है कि जब से जेल से लौटे हैं हेमंत सोरेन प्रज्ञा जी, तब से उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, उन्होंने गुरुजी वाला लुक रख लिया है, और दिशुम गुरु शिबू सोरेन वाला पूरे लुक में है। बिल्कुल सही बात है। में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और आप मानिए ना मानिए, झारखंड के भीतर बिरसा मुंडा के बाद, भगवान बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी समाज का सर्वमान्य स्वीकार्य नेता एक ही है, और वो है शिबू सोरेन। और हेमंत सोरेन ने उस तरीके का गेटअप रख के, उस तरीके का भाषण देकर लोगों के भीतर ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम ही हैं आपके इकलौते नेता। तीसरी चीज प्रज्ञा जी मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन के बाद कौन, या फिर शिबू सोरेन के बाद कौन? हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे तो फिर राज्य कौन चलाएगा? ये जो विश्वास का संकट था, ये भी पूरी तरीके से हल कर दिया है हेमंत सोरेन ने। कल आप ये देखिए, एक महिला, एक स्त्री जो कि टीचर थी, जो घर में बच्चे संभाल रही थी, उसने एक साल के भीतर ऐसा चमत्कारी परिवर्तन उसके भीतर आया है कि कल्पना सोरेन आज जहां जहां भाषण देती हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों के बराबर
टक्कर की भीड़ उनकी रैलियों में आ रही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हेमंत सोरेन की पत्नी या एक मुख्यमंत्री की पत्नी एक टीचर कहीं रैली कर रही है। और जिस अंदाज में, जिस आक्रामक अंदाज में वो बैटिंग कर रही हैं, रैलियां उन्होंने करके दिखाई हैं, उसने झारखंड के भीतर बहुत बड़ा, क्योंकि शुरू में हम लोग भी ये मान रहे थे कि झारखंड, क्योंकि पैटर्न है झारखंड का हर बार बदल जाना या चलती हुई सरकार का गिर जाना, किसी और के हाथ में चले जाना, वो पैटर्न इस बार टूटता हुआ प्रज्ञा जी झारखंड के भीतर मुझे दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो हेमंत बिस्व शर्मा और नरेंद्र मोदी, ये दो बड़ी वजहें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा झारखंड के भीतर भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी। पुष्पेंद्र शर्मा सर, आपको क्या लगता है किधर जा रहा है? आपका अनुमान क्या कहता है? महाराष्ट्र किस तरफ, झारखंड किस तरफ? एक तो भाई मयूर जानी और प्रोफेसर रविकांत देर में जुड़े थे, मैं उनका अभिवादन करता हूं, आपके दर्शकों का भी अभिवादन करता हूं। मतदान की जो सूचनाएं आ रही हैं तो अभी बहुत पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो देहाती क्षेत्र है वहां मतदान के लिए ज्यादा उत्साह है। बातें तो बहुत है, लेकिन जब अशोक वानखेड़े बैठे हों तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है। और जो अशोक जी ने जानकारी दी पहले उन्होंने, फिर भरत जी ने खुद जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज बताई, बहुत अच्छी। प्रोफेसर रविकांत एक बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, तो मुझे लगता है दर्शकों को आज जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्थिति है उस पर जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी और चैनल पर शायद ही पाठकों को या श्रोताओं को इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, जो भरत जी ने कहा, जो अमिताभ जी ने कहा, अशोक जी ने कहा। चुनाव शुरू हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही था कि भाई वो जेल से छूट के आए थे हेमंत सोरेन, तो उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए थी। और महाराष्ट्र में ये कि भाई विश्वासघात हुआ, गद्दारी हुई, एक शिवसेना की दो शिवसेना हो गई, एनसीपी दो हो गई, तो इसके लिए माना गया कि भाई तोड़फोड़ जो विश्वासघात किया गया। लेकिन बावजूद इसके मैं मतलब अगर विपक्ष को एक तरफ रखूं और पक्ष को एक तरफ रखूं, तो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। और इसका कारण भी अशोक भाई ने गिनाया था, पैसे वाला। पैसे को आप सीधे करेंसी नोट में मत गिनिए। पैसा इज पावर, पावर मीन्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन पीपल, एंड दैट मीन्स टीम। ये सारी चीजें उसमें, अशोक भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। और जब ये इंक्लूडेड है तो कोई भी लड़ाई आसान नहीं रहती। चुनाव शुरू होता है, उसके बाद में बटोगे तो कटेगे आता है, और उधर घुसपैठी आता है। ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि आप हताशा से अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं। अगर वो हताश नहीं होते तो अपने अंतिम अस्त्र को पहले दिन से प्रयोग में नहीं लाते। लोग इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, मैं ब्रह्मास्त्र नहीं कहना चाहता, ये उनका अंतिम अस्त्र है। और अंतिम अस्त्र को अगर आपने पहले दिन से शुरू किया तो इसका मतलब आपने एक हारी हुई लड़ाई शुरू की है। ये उनके दिल को पता है, उनके थिंक टैंक को भी पता है। लेकिन बावजूद इसके जब वो चुनाव के लिए उतरते हैं तो रात दिन एक करते हैं। दूसरी पार्टियां इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाती हैं। ये हमने एक बार नहीं देखा है, बहुत बार देखा है। प्रज्ञा जी और भरत जी तो झारखंड होके भी आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि कैसे रघुबर दास और हेमंत सोरेन के बदले, मैं नहीं कहता कि शिबू सोरेन के बराबर आ जाएंगे, पर बाबूलाल मरांडी को तो उतार ही रखा है ना साहब। और सारी स्ट्रेटजी और सारी रणनीति में बाबूलाल मरांडी बना रहे हैं। तो वो अच्छी चीजें भी जानते हैं और बुरी चीजें भी जानते हैं। जब कोई परीक्षा होती है तो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो बाबूलाल मरांडी को लेके उन्होंने अपने जो तराजू का पलड़ा उनका बहुत नीचे था, उसको थोड़ा तो ठीक किया होगा, मैं समझता हूँ। उतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे आती है मनी पावर। ठीक है, राहुल ने एक कैंपेन किया, एक नैरेटिव वहाँ सेट हो गया कि भाई यहाँ की रोजगार और यहाँ के जो उद्योग धंधे होने चाहिए वो गुजरात के लिए शिफ्ट किए गए। बिल्कुल ठीक है, हुए होंगे, लेकिन जो पैसा है फिर काम आता है। मेरी जानकारी ये है कि कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खड़े हुए हैं। अब पता नहीं अशोक भाई इसकी पुष्टि बाद में रिजल्ट के बाद में करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह से उतारे गए हैं, जैसे कि हरियाणा में उन्होंने किया था, एक जगह पे 6-6, 7-7 कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, सजातियां खड़े कर दिए थे, एक ही कास्ट के खड़े कर दिए थे। तो वो अगर 2-2, 4-4 हजार वोट भी लेके जाते हैं, तो अब जितने कोनों में चुनाव हो रहा है, जितनी सारी पार्टियों में बटा हुआ है, जिस कंफ्यूजन में वहां का वोटर होगा,
आप समझिए कि कितने कंफ्यूज होंगे वो लोग। तो ये 2-2 4-4 हजार वोट भी मायने रखेंगे। अशोक भाई गलत तो नहीं कह रहा है ना सर? तो ये चीजें मुझे ये कहने पे मजबूर करती हैं कि मैं एज पे थे जब शुरू हुआ चुनाव, तो महाविकास आघाड़ी एज पे था, लेकिन बराबरी पे लाके उन्होंने खड़ा किया। ठीक है, उनका बटोगे कटोगे नहीं चला, लेकिन वहां पे उन्होंने ये नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की कि वो पहले तो उद्धव ठाकरे को डिफेम किया कि ये असली हिंदू ही नहीं रहे, और जैसे नकली बेटे वाली बात कही, वो उल्टा पड़े दांव सीधा पड़े वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो भाई उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू तो मुझे छोटा सा दिखाई देता है, शिंदे दिखाई देते हैं छपे हुए, या फिर फडणवीस दिखाई देते हैं, और या फिर दिल्ली वाले लोग दिखाई देते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे होंगे। अब देहात तक कैसे उनका कम्युनिकेशन जा रहा है, कैसे कांग्रेस और ये उतना दे पा रहे हैं। भाई मेरी जानकारी में शरद पवार खाटी राजनीतिज्ञ, उन्होंने अच्छे से चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे भी इस रेस में पीछे थे, और कांग्रेस तो बहुत कमजोरी से चुनाव लड़ी है। अब मिल जाए ये सारी जिम्मेदारी फिर से जो है ना सिर्फ वोटर्स पे चली गई कि भैया आप ही जिता देना हमें, क्योंकि आप बीजेपी से तंग है, लेकिन हम क्या करेंगे उसका कोई जवाब नहीं है। अभी भी मेरा मानना यह है, हो सकता है सब लोग सहमत ना हो, कि विपक्ष में वो धार नहीं है। जब आप कोई रेस लगाते हैं तो जो अंतिम 5 मीटर 10 मीटर होते हैं वह पूरा दम लगाना पड़ता है, और उसी दम में ये लोग हार जाते हैं। चाहे हमने हरियाणा को भी देखा, हाल ही में देखा, और भी कई जगह देखा, इवन लोकसभा चुनाव में भी बहुत सी सीटें ऐसी थी कि अगर थोड़ा सा दम और लगाया होता तो शायद आज दृश्य ही बदला हुआ होता। तो मेरा मानना यह है कि हाँ प्लीज अशोक जी को कहने दीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट। देखिए, हम हरियाणा की बात बार बार महाराष्ट्र के साथ नहीं तुलना कर सकते। उसका कारण है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहां कांग्रेस इन तमाम चीजों में मार खाती है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस मेजर प्लेयर नहीं है, ज्यादा सीटों पे लड़ रही है, लेकिन वो भरोसे पे लड़ रही है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के। दूसरी बात, ये जो 2-2 4-4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, ये सिर्फ कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी के लिए नहीं है, ये संकट बड़ा एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां एकनाथ शिंदे के ऑफिशियल है, जहां एकनाथ शिंदे के ऑफिशियल है वहां अजित पवार के ऑफिशियल है। तो ये युति, हाँ, तो नुकसान दोनों तरफ से, एग्जैक्टली दोनों तरफ से बराबर नुकसान हो रहा है। जो स्टार्टिंग हुआ, देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा था जब ओपनिंग हुआ चुनाव, क्योंकि प्रज्ञा जी ने भी कहा कि अशोक जी ने आज कहा ऐसा हो रहा है करके, मैं बार बार कह रहा था कि जो लोकसभा का टेम्पो है वो मुझे दिखाई नहीं देता विधानसभा में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, पिछले 5 दिनों में जो प्रियंका और राहुल की रैली हुई, खासकर विदर्भ में, उससे जो मैसेज गया, जरांगे पाटिल का चुनाव में ना उतारना, यह महाविकास आघाड़ी के लिए एक अमृत साबित हो गया पूरे मराठवाड़ा में। ये 2-4 चीजें जो है वो इतनी डेवलप हो गई। और फिर पैसे की बात जहां है, देखिए क्या होता था, चुनाव वोट कटवाने वाले एक कुछ ग्रुप थे हमारे महाराष्ट्र में। प्रकाश आंबेडकर ये सबसे बड़ा वोट कटवाऊ था, लोकसभा में हाशिए पे लग गए। उनके जितने उम्मीदवार थे वो वोट काट ही नहीं पाए। खुद प्रकाश आंबेडकर एक जगह अकोला में वोट काट पाए, जो उन्होंने बीजेपी को सीट दिलवाई, बाकी जगह फेल हो गई। तो इस बार किसी ने डील ही नहीं किया उनसे। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस और शिवसेना ने कुछ जगह सीटें बेची, ये तो सामने दिखता है। लेकिन फिर बीजेपी ने भी एक दूसरे को निपटाने के लिए, देखिए आज विनोद तावड़े पैसे बांटते हुए मिले। अब विनोद तावड़े पैसे बांट रहे हैं, ये किसको पता था? हितेन ठाकुर, जिन्हें आपा कहा जाता है, वो वसई विरार में अपनी पार्टी चलाते हैं और 3 विधायक उनके हमेशा होते हैं और वो सरकार के साथ होते हैं। हितेन ठाकुर की और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती सारी दुनिया को पता है। क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने हितेन ठाकुर को यह बात लीक करवाई? ये बांट रहे थे विरार में। विरार वो जो गढ़ है हितेन ठाकुर का, जहां कुछ भी हो जाए उन्हीं के लोग जीत के आते हैं, वहां पे विनोद तावड़े पैसे बांट रहे थे। विनोद तावड़े पकड़े गए, इसमें डैमेज कौन हो गया? विनोद तावड़े डैमेज हो गए। विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस ये घोर विरोधी है एक दूसरे के राजनीति में महाराष्ट्र। सारे महाराष्ट्र की जो मेरे को फीडबैक आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने निपटा दिया विनोद तावड़े को।
क्योंकि विरार में वैसे भी कमजोर कैंडिडेट था बीजेपी का, पैसा बांट के भी वो चुनाव जीत नहीं रहा था। दूसरी बात, जो नारे चले हैं, खा कोणाचे मटन दाबा विकास आघाडीचं बटन, मतलब किसी का भी मटन खाओ, किसका भी खाना खाओ, बटन इधर ही दबाओ। तो अब क्या हो रहा है, लोग पैसे ले रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में हुआ। अभी मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके बहुत बुरी तरह से चिल्ला चोट कर दी उन्हें, और वो वीडियो वायरल हो गया था। अब उनका अपक्ष यही था कि तुमने जो बोला वो मैंने सब किया, मतलब जो भी पैकेज मांगा वो मैंने सब दिया, इसके बावजूद तुम्हारे मोहल्ले ने वोट नहीं दिया। तो लोग आजकल पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद यदि इस एक मोहल्ले में 50 वोट है, उसने 50 वोट के 10,000 रुपए के हिसाब से 5 लाख लिए। अब उस मोहल्ले से 10 वोट, सिर्फ 10 वोट गिरे। आप किसी को भी पकड़ोगे वो बोलेगा वो 10 में मैं ही हूं। तो एक ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पैसा देना एक चांस लेते हैं कि भाई ये भी करके देखो, बर्तन भी बांट के देखो। महाराष्ट्र में बर्तन बटे हैं बहुत। महाराष्ट्र में अभी मुझे यशोमती ठाकुर से मेरी बात हुई कल, क्योंकि उनके यहाँ एक वानखड़े करके कैंडिडेट है जो पीए हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस के, वो अमरावती जिला से चुनाव लड़ रहे। उसका जो खास वो जो सपोर्टर था ऑफिशियल, जिसके फोटो उसके साथ, उसके खेत में लाखों रुपए की दारू मिल गई गोडाउन में। तो मुझे पता पड़ा कि ये यशोमती का, तो मैंने यशोमती जी से फोन किया, बोला हमारे भी लोग सब दूर है, हमको सब पता था किसके खेत में दारू है, तो हमने पकड़वा दी। बोला इनके लिए बहुत परेशानी हो गई, हम पुलिस को लेके खुद ही गए, वीडियो लेके पुलिस को लेकर, हमारे कार्यकर्ता पुलिस को लेके गए, अब तो पकड़ो, ये सामने दारू है। तो पुलिस कैसे मना करेगी? तो ये जो दारू पी के, खाना खा के, पैसे लेके, तब उन्होंने मुझे कहा कि बोले भाऊ आप तो सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं, कई जगह तो गोल्ड के ये पेंडेंट होते हैं वो बट रहे हैं, कुछ चांदी के बर्तन हमने पकड़ाए हैं, कुछ गोल्ड हमने पकड़ाया है। लेकिन लोग क्या करेंगे? लोग अल्टीमेटली ये सब लेके वोट दे देते। क्या कर लोगे आप? आपको वोट नहीं मिला तो इतना डिस्परेट हालत, सही कहा आपने, इतनी डिस्परेट हालत हो गई है कि विनोद तावड़े जैसे जनरल सेक्रेटरी को पैसा बांटना पड़ रहा है। ये पैसा बांटने का विनोद तावड़े का थोड़ी है, ये पैसा तो कोई और लिफाफे पहुंचाते हैं। तो ये अंदरूनी राजनीति, मैं अभी भी बड़ा कॉन्शियसली स्टेटमेंट कर रहा हूं जी। महायुति आघाड़ी यदि ऊपर से नीचे तक गठबंधन साबित होता, नीचे वोट ट्रांसफर होते, तो यकीनन सत्ता में आती। लेकिन एकनाथ शिंदे को लगता है मेरे बगैर सत्ता में आनी नहीं चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को लगता है मेरे बगैर सत्ता में आनी नहीं चाहिए। इसी चक्कर में एक दूसरे के पैर खींच रहे। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में उनको लगता है कि पहले सत्ता में तो आओ, बाद में देखेंगे क्या करना है, क्योंकि उनका जीवन मरण का प्रश्न है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के नतीजे जो हम बता रहे कि महाविकास आघाड़ी आगे है, एज है, बीजेपी यदि 70-80 के नीचे आती है तो सबको मिलके यदि वो 110-120 तक भी पहुंचती है, तो ये जरूरी नहीं कि अभी जो ग्रुप लड़ रहे हैं वो साथ में रहेंगे। नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने पकड़ी है। अभी जो कांग्रेस के साथ है वो नतीजों के बाद साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी जो बीजेपी के साथ है वो नतीजों के बाद साथ में रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। मंत्री पद यदि दिया जाता है तो कोई भी किधर कूद के जा सकते हैं। अभी तो राज्यपाल और कितना भी एक दूसरे को गाली दो, गले लगने के लिए सब तैयार है, क्योंकि सत्ता का मक्खन खाने के लिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा, नैतिकता, इसकी कोई जगह नहीं बची। बिल्कुल सही बात है। पुष्पेंद्र सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, एक तरफ नारे हैं, दूसरी तरफ नैरेटिव है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। उद्धव ठाकरे ने अपने ही भाई को गद्दार कह दिया था, और ये बात बोले थे शिंदे गुट के लोग तो 50-50 खोखे पर बगावत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नैरेटिव भी है। बीजेपी ने आखिरी 2 दिन एक नरेशन नया निकाला कि हिम्मत है तो गांधी परिवार यानी राहुल गांधी नाम लेके देखिए बाल ठाकरे का। हाँ। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि सुनो मोदी, सुनो अमित शाह, मैं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी आदरणीय बाल ठाकरे का नाम ले रही हूं। ये बोल के उसने उस नरेशन को एकदम ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उसका बोलना ही बंद हो गया।
जी पुष्पेंद्र सर। देखिए अशोक जी तो जैसा मतलब महाराष्ट्र की गली कूचे से नहीं, ये बात तो मानेंगे पुष्पेंद्र सर की लड़ाई तो उधर भी है। अगर कमजोर इधर है तो कमजोर तो यस कमजोर उधर भी यहाँ पर है, वो कमियां उधर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां भी कमजोर खिलाड़ी है। अगर सबसे कमजोर देखा जाए आप तो दबाव महसूस मत करिए पुष्पेंद्र सर, आप दबाव महसूस मत करिए। मैं किसी प्रकार का दबाव महसूस पुष्पेंद्र जी प्लीज, पुष्पेंद्र जी ऐसा न सोचे कि मैंने कोई काट किया। मैं सिर्फ वस्तुस्थिति आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आपने जो कहा उसके साथ मैं हूं। मैं अभी भी कहता हूं महायुति कंबाइन ठीक से चुनाव लड़ती तो 180 पे आती। पैसा उनके पास, एजेंसी उनके पास, सरकार उनके पास, मतलब बूथ उनके पास, ये सब कुछ उनके पास। लेकिन ये मरे हैं तो आपस में कट मार के मरे। अशोक जी मेरा कहने का मतलब यही है, जितनी आपने उनके प्लस गिनाए, अगर उन्हें 2-2 नंबर भी देते हैं तो जो मेरिट है ना, मेरिट में ऊपर चला जाता है आदमी। उनके पास इतने सारे प्लस हैं भाई, पैसा उनके पास, टीम पावर और सारा कुछ संसाधन। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था, शायद रविकांत जी को और उसकी कोई जानकारी हो, अशोक जी को भी, जो उनका वॉर रूम है बीजेपी का, वह वॉर रूम में मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं। और एक तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता है स्ट्रेटजी वाइज बताना। तो मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि उनका मोरल गिरा हुआ नहीं है आज की तारीख में भी, इस समय पोलिंग के समय भी। नहीं तो सूचनाएं हमेशा मिलती हैं और वहां से फोन भी गनगनाने लगते हैं, सारी बातें आने लगती हैं। तो अभी तक उनका मोरल डाउन नहीं है, बल्कि वो तो ये मानते, ये कोई पत्रकार वाली बात नहीं हो रही है कि एक पत्रकार को बता रहे हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो उनका अपना आत्मविश्वास सब तरह का है कि कैसे हमारे कैंडिडेट कहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमने जो कैंडिडेट अपनी जो स्लीपर सेल उन्होंने विपक्ष में घुसेड़ी वो क्या कर रही है, ये सारी बातें वहां चल रही है ना। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो उनका कॉन्फिडेंस बेवजह नहीं हो सकता। ये सही है कि जब उन्होंने शुरू किया था, जी हाँ, मैं महायुति का, बीजेपी का, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जब शुरू किया तो वो एक हारी हुई लड़ाई में घुसे, इसीलिए शायद उन्हें अपने अंतिम अस्त्रों का प्रयोग, अपने अंतिम हथियारों का, यानी कि हिंदू मुस्लिम करना, घुसपैठिए करना शुरू करना पड़ा। और कोई नैरेटिव उन पर था नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की महाराष्ट्र में कि ये भ्रष्ट सरकार थी और इन्होंने काम रोके विकास के, ये सारी बातें उद्धव ठाकरे के थोड़े कार्यकाल के लिए ये बातें उन्होंने कही, लेकिन अपना कोई नैरेटिव वो और कोई सेट नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन जो लोकसभा में आरक्षण का और संविधान का हमारा इशू था या नैरेटिव बना था विपक्ष का, वो भी उतना प्रभावी इस समय नहीं रहा है जितना उस समय था। तो मैं ये मानता हूं कि मैं इसे किसी की भी अभी जीती हुई लड़ाई नहीं मानता। ये जरूर कह सकता हूं कि पड़ना भारी है। और जो अभी 5 दिन का अशोक जी ने बताया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। पिछले 4-5 दिनों में चीजें बहुत बदली हैं, पर फिर भी मैं अभी टक्कर मानता हूं दोनों ही जगह। प्रोफेसर रविकांत सर, लास्ट राउंड समय क्योंकि हो चुका है, आप सब लोगों को अलग अलग जगहों पर जाना भी है। लास्ट राउंड महाराष्ट्र और झारखंड दोनों को बताइएगा सर। दर्शक एकदम मुट्ठी बांध के सुनना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होने जा रहा है। एग्जिट पोल तो देख चुके हैं, पत्रकार क्या सोच रहे हैं, क्या देखा उन्होंने? देखिए, अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत बारीक बातें कही, इसमें कोई तो राय नहीं है कि बीजेपी अंतिम समय तक चुनाव लड़ती है। उसके कार्यकर्ताओं का मोरल कभी भी डाउन नहीं होता। वो चुनाव हार भी रहे होते हैं तभी भी ये पेश करते हैं कि नहीं चुनाव तो वो ही जीत रहे हैं, और ये उनकी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन जो जमीनी परिस्थितियां हैं और जिस तरह से आज वोटिंग हुई है, वो थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। जब सत्ता होती है तो कई बार वोटर खुलता नहीं, वो वास्तविक बात नहीं बताता है कि वो कहाँ वोट करेगा, किससे मिल रहा है और कहाँ चल रहा है। लोकसभा चुनाव का जो पैटर्न था, बीजेपी को ये कतई अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उनको इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जबकि हम लोग बराबर इस बात को कह रहे थे, और मैंने तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कहा था वो चीजें सामने भी आई कि जो मोदी के खिलाफ जो वेव है पूरी, उसे बड़ी गति देती संविधान वाले मुद्दे ने। महाराष्ट्र में भी जो खास करके दलित है, बड़ी आबादी है दलितों की, और अल्पसंख्यक बड़ी आबादी है, ये दोनों तो संविधान बचाने की मुहिम के साथ
और बहुत साइलेंटली। प्रकाश अंबेडकर की जो बात है, प्रकाश अंबेडकर कहीं चुनाव में नहीं दिख रहे, जबकि उनका विदर्भ के इलाके में और है, उनका एक अपना स्टेक है, लेकिन नहीं, इसमें भी जो गलती हुई बीजेपी से, वो उसको खाली किताब कहना, फिर लाल किताब कहना, ये सीधा जुड़ता है उस इमोशंस के साथ कि आप बाबा साहब पर अटैक कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर पर अटैक कर रहे हैं। उसने ज्यादा प्रभावशाली भूमिका अदा की है। प्लस किसानों का जो मुद्दा है, अब साहब मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, यहाँ प्याज अभी 100 रुपए किलो बिक रहा है, और उसी महाराष्ट्र में जो प्याज का किसान है उसे दाम नहीं मिलता है। तो ये बीच में कौन खा जा रहा है? और यहीं पे साहब अडानी साहब की एंट्री, जो पूरा कारपोरेट है, जिस तरीके जमीनों पर, और धारावी का मुद्दा उस एरिया में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ जी, कि जहां अडानी साहब लगे हुए हैं कि जमीन उनको और चाहिए, एयरपोर्ट ले गए, और मोदी जी तो भर भर झोली दे रहे हैं। ये भी जमीन पर, खास करके मिडिल क्लास में, जो वो मिडिल क्लास जो बीजेपी का वोटर है, वो भी देख रहा है कि मोदी जी कर किसके लिए रहे। अब उन्हीं परिवारों के जो पिछले 2 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, लेकिन उनके बच्चों को नौकरियां नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन बिलियनियर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दुनिया में तीसरे नंबर के बिलियनियर भारत में है। ये क्या हो रहा है? किसान आत्महत्या कर रहा है, आपने वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे। तो परिस्थितियां जो हैं वो ये कह रही हैं, वोटर सत्ता की वजह से नहीं खुलता है, वो जो बोलता है वो कई बार नहीं करता है। ये मैंने 2022 के चुनाव में भी देखा, उत्तर प्रदेश में, आपके लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देखा कि कोई नहीं सोच सकता था कि महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी। और वही मुझे अभी लग रहा है। हाँ, थोड़ी परिस्थिति आप कह सकते हैं कि ये स्टेट का चुनाव है, लेकिन महायुति के भीतर जो भीतरघात है वो एक दूसरे की ही टांग खिंचाई कर रहे हैं। क्या चाहेंगे एक नाथ शिंदे कि हम सीएम ना हो? कह दिया था अमित शाह ने कि साहब अभी तो एक नाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं, कल क्या होगा? तो कल जो होगा फिर देखा जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए थोड़ी ना वहां बैटिंग करेंगे एक नाथ शिंदे। तो वो जो वर्कर है, वो वर्कर भी बटा हुआ है ना। अजीत पवार का वर्कर क्या करेगा? अगर अजीत पवार की झोली खाली जाएगी तो वो वर्कर क्या बीजेपी के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। और जो भाऊ ने बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होगी, बाकी कब क्या होने जा रहा है ये दिखेगा। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि इसकी स्थिति आएगी नहीं। चलिए, अगर सुरक्षा हुई कायदे की। प्रज्ञा, एक वीडियो वायरल हो, एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। कोकण में एक उम्मीदवार बीजेपी का रेबेल खड़ा हो गया, उसको बिठाने के लिए देवेंद्र फडणवीस उसको बोल रहे कि तू बैठ जा। वो लॉजिस्टिक दे रहा है कि मैं रेबेल खड़ा होने से एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार जीत जाएगा, और यदि मैं विड्रॉ कर गया तो उद्धव ठाकरे का आदमी जीत जाएगा, मैं उद्धव के वोट खाऊंगा। लेकिन राणे ने हमको कितनी तकलीफ दी, शिंदे कितनी तकलीफ दे रहा है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? तो उसको देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि अरे एक बार नतीजे आने दो, इन दोनों का भी सब ठिकाने व्यवस्था करूंगा मैं। अभी तो विड्रॉ कर, भले ही उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट जीत जाए, अपने को क्या लेना देना। यह ऑडियो क्लिप है। तो इसीलिए मैंने कहा कि गठबंधन ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए। वो ट्रांसफर यदि नहीं होता तो वो गठबंधन किसी मायने का नहीं, किसी मायने का नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी तो ये फ्री फॉर ऑल है जी। अमिताभ सर, लास्ट कमेंट आपका, फिर लास्ट कमेंट अशोक सर का, फिर अंत करते हैं इस चर्चा का। एग्जिट पोल, इस आज के एग्जिट पोल में आपका अनुमान? देखिए, मैंने तो जब आपने मुझसे पहली बार टिप्पणी मांगी थी, मैंने तभी कहा था कि महाराष्ट्र के बारे में, हाँ, महाराष्ट्र के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि पुष्पेंद्र जी ने जो पूरा विस्तार से
चुनाव की कहना चाहिए रणनीति के बारे में बताया, दोनों खेमों के बारे में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ अभी चुनाव जो है मतलब उसको हम मान सकते हैं कि कांटे का टक्कर है। तो वो बात बिल्कुल सही है, और ये मतलब हम लोगों को कॉशियस होकर के ही वो कहना चाहिए, क्योंकि हम जो है अंततः अनुमानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुमान लगाते समय हमारी ये स्थिति, हमको ये देखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, जो ग्राउंड पर हमको रियलिटीज दिख रही हैं, जो हमारे विश्लेषण है, उसके साथ साथ में जो फैक्टर्स हो सकते हैं संभावित तौर पर, तो उनको देखते हुए वाकई में चुनाव तो कांटे का है। लेकिन ये कि ये बात सही है कि एज जो है वो महाराष्ट्र में एमवीए को यानी महाविकास आघाड़ी को दिख रही है। जी, ये मैं मानता हूँ। चलिए अशोक सर, लास्ट आपका छोटा सा कमेंट आज के एग्जिट पोल पर। मेरा ये कहना है कि मैं ये कह रहा हूं कि एज महाविकास आघाड़ी को है। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा नंबर महाविकास आघाड़ी के है, लेकिन सरकार कौन बनाएगा इसके बारे में मैं मौन रखता हूं। झारखंड में कांटे की टक्कर है। जो बीजेपी को क्लीन स्वीप लग रहा था, वो यकीनन मैं उसके लिए पूरा कल्पना सोरेन को क्रेडिट देता हूं। और ये जो नरेशन है कि जमीन घोटाले में जब ये हुआ है, जब उसको जमानत मिली, तो उसमें बाकायदा कोर्ट ने कहा कि ना इस जमीन के रिलेटेड कोई कागज आप प्रोड्यूस कर पाए, ना कोई ऐसा बता पाए कि किसी भी हालत में इस जमीन है, तो जबरदस्ती लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इनको जेल में डाला गया। ये मैटर कहीं ना कहीं वहां पे लोग बोल रहे हैं, लोग वोकली बोल रहे हैं कि जबरिया ठूसा गया जेल में एक आदिवासी नेता को, आपके नेता को। फिर चंपाई सोरेन का जाना ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट नहीं है, बीजेपी के लिए नेगेटिव हो गया, और प्लस पॉइंट जेएमएम को हो गया। ये देखिए पार्टी तोड़ते हैं। उसके बाद एक पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बाकायदा हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, हम तो और लोग तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे, हम तो तोड़ेंगे, देखेंगे क्या करते। तो ये क्या करते हैं, कैसी राजनीति करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमले हुए हैं अभी। ये भी एक नेगेटिव चला गया है। मुझे लगता है कि पूरा, हाँ, महाराष्ट्र में जो उत्तरी विदर्भ है, खासकर चांदा, भंडारा, गोंदिया, यहाँ पे अनिल देशमुख, नागपुर तक अनिल देशमुख पे हुआ हमला, ये गले नहीं उतरा लोगों के, ये गले नहीं उतरा। तो कहीं ना कहीं लगा कि क्या हम बिहार की तरफ जा रहे हैं, हम वही बिहार यूपी में जो फिल्मों में देखते हैं कि वैसा महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र वैसा कभी नहीं था। मतभेद थे, मनभेद कभी नहीं थे, लेकिन मनभेद जो इतने हुए हैं, ये उन दो गुजरातियों की देन है। सभी बोलते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो गढ़ूल करना, मतलब मटियर पानी जो होता है उसको गढ़ूल बोलते महाराष्ट्र में। तो कहते कि महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गढूळ करणारे हे दोघं जे आहेत, जोपर्यंत याच्यापासून दूर नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सुधरत नाही। मतलब महाराष्ट्र का जो राजनीतिक वातावरण दूषित किया है, वो ये दो गुजराती रिस्पॉन्सिबल है। यदि इनसे निजात पाना है तो हमें ये करना होगा। तो ये जो चीजें आ रही है, तो उससे मुझे लगता है कि एज है, लेकिन फिर मैं कॉशियस हूं। मैं अभी बोल रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी के पास नंबर ज्यादा होगा, सरकार कौन बनाएगा इसके बारे में मैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, अमिताभ सर, पुष्पेंद्र सर, थोड़ी देर पहले रविकांत सर थे हमारे साथ, मयूर जैन थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।